अब विद्वानों के नाम याद रखिएगा, ठीक है। गुप्त उत्तर साम्राज्य, उत्तर यानी बाद में, उत्तर यानी क्लियर है। रिमोट उठा दो देवी। देखें, हम आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश के पतन के बाद बहुत सारे छोटे मोटे राजवंश आए, लेकिन इनमें से 4-5 राजवंश प्रमुख थे, हाँ है ना। फिर वही जैसा पिछले समय में हुआ कि कोई एक राजवंश ज्यादा दमदार हो जाएगा और वो अपना साम्राज्य विस्तार कर लेगा, क्लियर है। आप देखें, उनमें प्रमुख है मैत्रक हैं, मोखरी हैं, पुष्यभूति हैं, गौड़ हैं, परिवर्ती वंश हैं, क्लियर है। इनको जरा ध्यान से देखिए, ये लिखा है आपके सामने, बहुत ध्यान से देखो। एक वंश कौन सा है? मैत्रक वंश। कौन है? एक क्या है? मोखरी वंश है। एक क्या है? एक क्या है? और एक क्या है? शल्य वंश और गौड़ वंश। ये एक दूसरे से जलन रखते हैं, एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं, ताकि हमारी जो सत्ता है वो भारतीय साम्राज्य पर काबिज हो जाए। ये देखें, मैत्रक वंश, ये नया राजवंश है, सबसे लंबे समय तक शासन किया। अब देखें, एक आया मोखरी वंश। कौन आया? अरे क्लियर है। देखें, इन्होंने हूणों को पराजित किया, एक हूणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने, लेकिन ये बाद में भी आते रहे। एक क्या आया? हाँ ना। इन 5 राजवंशों में सबसे इंपॉर्टेंट राजवंश आता है पुष्यभूति। कौन आता है? अरे क्लियर है। और ये अपना साम्राज्य बढ़ाता जाता है। अच्छा, इसकी रिश्तेदारी हो जाती है मोखरी वंश से। मोखरी का साम्राज्य कहां है? और जबकि पुष्यभूति का कहां है? हमें हवा नहीं आ रही है। अरे क्लियर है। इन दोनों की रिश्तेदारी हो जाती है। अब कहानी ये बनती है कि यहां पर जो राजा आ रहा है पुष्यभूति, क्या आ रहा है? हमें आवाज नहीं आ रही है। अरे क्लियर है। वो इस वंश की स्थापना करता है। एक्चुअली पहले कभी एक गुप्त साम्राज्यों का सामंत रहा होगा, हाँ ना। ये वहां से पहुंचा थानेश्वर अभी हरियाणा के पास है, कहां है? और इसने वहां जाकर के पुष्यभूति नाम का एक व्यक्ति था, ये थानेश्वर गया, वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहां राजधानी बनाई और अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया। नहीं आ रही बात समझ में? और यहां पर गुप्त वंश का अंत हो रहा था। अरे क्लियर है। अब इस पुष्यभूति के बाद इसका बेटा आया प्रभाकर वर्धन। कौन आया? हमें आवाज नहीं आ रही है। अब इस प्रभाकर वर्धन की भी 3 संतानें थी। एक का नाम था राजवर्धन, एक का नाम था हर्षवर्धन। क्या नाम था? अरे क्लियर है। और इसकी एक पुत्री भी थी, समझ में आ रही बात, जिसका नाम था राजश्री। क्या नाम था? अरे क्लियर है। और इस राजश्री का विवाह हुआ था इस मोखरी वंश में। सुन रहे हो? इस मोखरी वंश का एक राजा हुआ करता था ग्रहवर्मन या ग्रहवर्मा। सुन रहे हो? तो इनके बहनोई हो गए जे। अरे क्लियर है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। अब देखिए, मोखरी वंश का राजा और मैत्रक वंश में आपस में बहुत ज्यादा दुश्मनी थी, समझ में आ रही बात? इसी दौरान ये ग्रह वर्मा, एक नाम नहीं आया यहां पर, ग्रह वर्मा की हत्या कर दी गई और यहां पर जो राजश्री थी उसको बंदी बना लिया गया। अब इस राजवर्धन ने क्या किया? ये राजवर्धन हर्षवर्धन दोनों भाई हैं, अपनी बहन को छुड़ाया और अपने बहनोई के यानी कातिल को भी कत्ल कर दिया। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है बात? समझ में आ रही है? यहां एक दुश्मन बैठा है, कौन? मैत्रक वंश। एक दुश्मन बैठा है, हाँ या ना? अब जब इसने हत्या करी तो एक दुश्मन यहां पर गौड़ वंश का बैठा है, कौन? शशांक।
कौन बैठा है? अरे क्लियर है? शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या करा दी। नहीं आ रही बात समझ में? बहनोई की हत्या पहले ही हो गई थी, कन्नौज खाली हो गया, कन्नौज का राजा खत्म हो गया। अब क्या हुआ? ये खत्म हो गया, ये सीट भी खाली हो गई। तो इसका छोटा भाई हर्षवर्धन इसकी गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? हर्षवर्धन ने अपने भाई का राज्य थानेश्वर, राजधानी थानेश्वर, ये तो संभाला, साथ में बहनोई का राज्य भी संभाला। राज्य कैसा हो गया? बड़ा हो गया। और इसके भाई की हत्या कौन ने करी थी? सो इसकी भी हत्या कर दी। हाँ है ना? ये एक हिंदू राजा था, हिंदू धर्म मानता था, बौद्धों से बहुत चिढ़ता था। अतः भगवान बुद्ध को जिस पेड़ के नीचे शिक्षा प्राप्त हुई थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोधि वृक्ष, उसे इसने कटवा दिया था। सुन रहे हो? कौन ने? क्लियर है? तो यहां पर ये 3 एरिया पूरे के पूरे कौन के अंडर में आ गए? आवाज नहीं आ रही है? लगातार हर्षवर्धन का साम्राज्य बढ़ता गया। फिर वही बात, अब साम्राज्य बढ़ा, पैसा बढ़ा, समय बढ़ा। समझ में आ रही बात? ये हिंदुओं में अंतिम सम्राट था जिसका इतना बड़ा साम्राज्य था। समझ में आ रही बात? अतः इसके अंडर में 2 ज्ञानी बहुत प्रसिद्ध हैं। एक का नाम है बाणभट्ट, क्या नाम है? जिनने लिखा है हर्षचरित और कादंबरी। क्या लिखा है? और इसके दरबार में एक चीन से यात्री घूमने आया था, हुएनसांग। सुन रहे हो? एक बड़ा था भाईयान। कहां? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अब कौन आ रहा है? कौन? हुएनसांग। कौन आ रहा है? हुएनसांग जो आया, इस समय नालंदा विश्वविद्यालय है, बौद्ध धर्म का मेन केंद्र है। तो वो आया था कि हम बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करेंगे और यहां के ग्रंथों को कलेक्ट करेंगे। समझ में आ रही बात? अतः वह एक दार्शनिक था और एक धार्मिक व्यक्ति भी था। वह नालंदा गया, वहां पढ़ा, हर्ष के समय का पूरे भारत का उसने उस समय जो विवरण था वो लिखा। सुन रहे हो? और इसकी पुस्तक जो लिखी गई, CU की पुस्तक का नाम, अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? कौन ने लिखी? हुएनसांग ने। कौन ने लिखी? और हुएनसांग के प्रभाव के कारण ही हर्ष ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। कौन ने? आवाज नहीं आ रही है? तो अब आपको गुप्त साम्राज्य का अंत समझ में आ गया। एक बार घर से देख लो, गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया। एक जगह कौन है? बोलो यार। फिर सबसे मेन वंश है पुष्यभूति वंश, और इनके रिश्तेदार कौन है? क्लियर है? इस पुष्यभूति ने स्थापना करी है राजधानी। इसका बेटा कौन? प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे और 1 बेटी, राजवर्धन। ओके, राजश्री की शादी कहां हुई? मौखरी वंश कन्नौज के राजा ग्रह वर्मा की हत्या हो गई। यहां राज्यवर्धन की हत्या कौन ने कर दी? क्लियर है? अब इन दोनों पर कब्जा हो गया किसका? हर्षवर्धन का। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? अशोक के बाद मात्र एक राजा हुआ जिसके अंदर बहुत ज्यादा दानशीलता थी, वो था हर्ष। अतः इसकी तुलना भी अशोक से की गई है। एक तरफ ये समुद्रगुप्त का नाम आया था, लगातार युद्ध करता था तो उसका साम्राज्य बढ़ता जा रहा था। और एक तरफ ये ब्राह्मणों को भूमि देता था, बौद्ध भिक्षुओं को खाना खिलाता था, और हर 4 साल में अपनी सारी संपत्ति गंगा किनारे जाकर के दान कर देता था। और यहीं से शुरुआत होती है कुंभ मेले की। कहेगी
अरे क्लियर है? कई साधु लोग वहां पर आते थे दान लेने के लिए और ऐसा ऐसा करके बहुत बड़े मेले का आयोजन होने लगा। समझ में आ रही बात? इसमें आने वाले विद्वान, एक चीनी विद्वान का नाम है, क्या नाम है? हुएनसांग CUQ नामक पुस्तक लिखी। एक है बाण भट्ट, हार से चरित्र, हाँ या ना? एक कवि और है मयूर, कौन? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? ठीक है, चलिए बिल्कुल क्लियर कहानी देखो। पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश के शासकों ने गुप्त वंश के पदोपरांत सर्वाधिक विशाल साम्राज्य कायम किया। इस वंश का संस्थापक, अब ये बताइएगा कि मैंने आपको क्या नहीं बताया है, ठीक है? क्योंकि बेटा रटने वाली पढ़ाई अपन नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश था, उसी के नाम पर इस वंश का नाम क्या पड़ा? क्लियर है? पुष्यभूति की राजधानी क्या थी? क्लियर है? आज ये हरियाणा के पास है। कहां है? इनकी याद रखना, राजधानी कहां है? पक्का देखें, थानेश्वर वर्तमान में हरियाणा के पास है। बाण भट्ट, अब बाण भट्ट कौन है? हर्ष के कवि हैं, सुन रहे हो? इस वंश का वर्णन मिलता है यानी हर्ष चरित्र में, काय में। और ये हर्ष चरित्र लिखा कौन ने? सुनाई नहीं दिया? क्लियर है? पुष्यभूति वंश की जानकारी मिलती है, स्पष्ट जानकारी और कहीं उपलब्ध नहीं है। पुष्यभूतियों की वैसे तो क्षत्रिय जाति का माना गया है। पुष्यभूति के विषय में अधिक जानकारी नहीं कि कहां आए थे। माना जाता है कि पहले ये गुप्त राजाओं के अधीनस्थ थे और बाद में जाकर के इनकी दुर्बलता का लाभ उठाया। जब ये कमजोर होने लगे तो इनका लाभ उठा लिया और थानेश्वर जाकर के अपने अलग साम्राज्य की, हाँ या ना? कोई डाउट? देखे, पूर्वी पंजाब में अपनी सत्ता स्थापित कर ली, थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। गुप्त साम्राज्य पतन के बाद हरियाणा के अंबाला जिले में थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूति ने अपनी वंश की स्थापना कर ली। सच बताना, नहीं बताया है? नहीं बताया है? बताया है। अरे क्लियर है? अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, ध्यान रखना, जो आपको वास्तव में पेपर में आती है। और याद रखना, यहां अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपका एक तरफ जीके बढ़ रहा होगा तो ठीक, साथ में एक जो चीज बढ़ रही है वो है आपका कॉन्फिडेंस, हाँ या ना? ठीक है? देखे, पुष्यभूति ने उपाधि कौन सी ली? महाराज। फिर आया नरवर्धन, राजवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। अब प्रभाकर वर्धन का नाम क्यों आता है? एक्चुअली बाकी राजा छोटे रहे, प्रभाकर वर्धन ने एक्चुअली अब राज्य को एक संबलता दी। अब प्रभाकर वर्धन के बाद इसके बेटे आएंगे, प्रभाकर वर्धन के पुत्र और पुत्री, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। इसका कृष्ण का नाम बहुत कम जगह मिलता है, इसलिए याद रखना, इसको 3 हम भागों में बांटते हैं। एक का नाम है राजवर्धन, एक का नाम ओके, तो एक बात याद रखिए, प्रभाकर वर्धन इस वंश का चौथा राजा था। कौन से नंबर का? क्लियर है? वर्धन वंश का चौथा प्रभाकर वर्धन था, सर्वाधिक शक्तिशाली था। प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक, परम भट्टारक का मतलब होता परम योद्धा, सुन रहे हो? और महाधिराज की उपाधि धारण की। प्रभाकर वर्धन सूर्य देवता का उपासक था। एक बात और, पुष्यभूति वंश के समय प्रमुख देवता थे सूर्य, सुन रहे हो? हालांकि हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं की पूजा होती थी। क्लियर है? देखें, प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती, उसके 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन, पुत्री का नाम राजश्री। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री की शादी यानी विवाह कन्नौज के मोखरी वंश के राजा, नहीं बताया हमने? बताया है या नहीं बताया है? ओके, चलिए। हर्ष चरित्र में बाण भट्ट ने प्रभाकर वर्धन का अन्य नाम प्रतापशील बताया है। क्या बताया है? किसका नाम? हर्षवर्धन का नहीं, प्रभाकर वर्धन का। किसका नाम? अरे क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं। प्रभाकर वर्धन की मां मगध के गुप्त सम्राट दामोदर, यानी ये गुप्त वंशज थी। प्रभाकर वर्धन के जीवन के आखिरी दिनों में हुणों ने आक्रमण किया। हुणों का आक्रमण अपने बेटे राज्यवर्धन को भेजा और उसी समय प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। अब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई तो अब इसका बेटा राज्यवर्धन, हाँ या ना, राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा। देखें आप, राज्यवर्धन आया। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र राज्यवर्धन शासक बना। इसने इसकी बहन राजश्री का विवाह कहाँ हुआ था? अब तो इसकी बहन है वो। भाई प्रभाकर वर्धन की कौन थी? बेटी, हाँ या ना। इसकी कौन है? हाँ या ना। यानी इसका बहनोई है कन्नौज का राजा, हाँ या ना। मालवा के शासक देवगुप्त ने मौखरी राजा ग्रहवर्मन की पत्नी को बंदी बना दिया और उसके पति यानी ग्रहवर्मन की हत्या कर। पक्का? अरे क्लियर है? अब राजा कौन है? राज्यवर्धन। कौन है? राज्यवर्धन ने अपनी बहन को छुड़ाया, सुन रहे हो, और जो देवगुप्त है उसकी हत्या कर दी। अब देवगुप्त का एक दोस्त है शशांक, हाँ या ना। राज्यवर्धन को अपने पिता प्रभाकर थानेश्वर की गद्दी पर बैठी मालवा के शासक गुप्त के विरुद्ध अभियान चलाया और ग्रहवर्मन के हत्यारे देवगुप्त की हत्या कर दी। इसके जवाब में देवगुप्त के सहायक यानी मित्र गौड़ नरेश शशांक, भैया टाइपिंग मिस्टेक आ रही है मेरा, धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। शैव धर्म का अनुयायी था, बोध गया स्थित वृक्ष को कटवाया था। नहीं बताया हमने? ये गौड़ वंश का राजा था ये। अरे क्लियर है? शैव धर्म को मानता था, हिंदू धर्म को मानता था, बौद्धों से बहुत छुड़ता था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद अब हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। तो चूंकि इसका बहनोई खत्म हो चुका है तो इसे कन्नौज मिल गया, नहीं मिल गया। इधर देवगुप्त की हत्या हो गई है, सो ये भी मिल गया है। तो लगातार ये आक्रमण कर रहा है, सो ये अपना साम्राज्य बढ़ाता जा रहा है। बहनोई ग्रह के बाद कन्नौज भी इसके अधीन हो गया। अब देखें, ये एक्चुअली था, ये देखो हर्ष, ये जो पीला पीला दिख रहा है ना आपको, ये पूरा हर्षवर्धन के अंडर में आ गया था। अरे क्लियर है? जबकि इसके वंशज इसे कहां छोड़ के गए थे? यहां थानेश्वर, सुन रहे हो। और इसने पूरा का पूरा एरिया क्या कर लिया? कवर। समझ में आ रही बात? क्लियर है? देखिए अब हर्षवर्धन, महाधीराज, परम भट्टारक, महानरेश। हर्षवर्धन का दूसरा नाम मिलता है शिलादित्य। क्या मिलता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। शिलादित्य किसे कहा गया है? बोलो यार, हर्षवर्धन को शिलादित्य किसने कहा है? हुएनसांग ने। कौन है? अरे क्लियर है? अच्छा, ये हुएनसांग जो है एक दार्शनिक है, यात्री है, संत है, और ये बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ने आया है। अतः इसे भी शाक्य मुनि कहा गया है। किसे? अरे क्लियर है? और ये धर्म की बहुत ज्यादा बातें जानता था, अच्छी बातें करता था, अतः इसे नीति का पंडित, क्या? किसे? आवाज नहीं आ रही है? नीति का पंडित यानी ज्ञानी और शाक्य मुनि। देखो, हर्षवर्धन की सेना को चतुरंगिणी सेना कहा है। कितनी बड़ी सेना किसी के पास नहीं थी। कुंभ मेले का प्रारंभ किसने किया? हर्षवर्धन ने। क्यों? क्योंकि हर 4 साल में अपनी संपत्ति दान देता था और ये दान लेने के लिए लाखों लोग वहां पर आते थे और इस तरीके से मेले का आयोजन होने लगा। समझ में आ रही बात? आ रही है? देखे, बाणभट्ट ने उज्जैन के निवासियों को करोड़पति कहा है। यानी इतना बढ़िया शासन था इसका कि इसके निवासी, हर निवासी अपने आप में क्या था? करोड़पति। सुन रहे हो? हर्षवर्धन को शिलादित्य नाम से भी, हर्षवर्धन ने परम भट्टारक शशांक को पराजित कर अपने भाई की मौत का बदला लिया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। सारी कहानी क्लियर है? ये एक दानवीर सम्राट था, अतः इसका तुलना अशोक से की गई है। और युद्ध ज्यादा करता था, अतः इसकी तुलना समुद्रगुप्त से की गई है।
सुन रहे हो? इसमें वीरता के गुण भी मौजूद थे। अशोक महान जैसी सहिष्णुता और समुद्रगुप्त जैसी वीरता। है ना? चलिए देखो, उस समय चालुक्य वंश वगैरह भी आ गए थे, वो बताएंगे आपको। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय, हर्षवर्धन ने कश्मीर शासक से बुद्ध के दंत अवशेष जबरदस्ती हासिल किए थे। हर्षवर्धन एक महान साहित्यकार भी था। हाँ भैया, ये कविताएं भी लिखता था। हालांकि कई विद्वान इसे मानते नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी 3 रचना है। नागानंद, क्या कहा? आवाज नहीं आ रही है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। क्या? अरे क्लियर है? कौन कौन? अरे क्लियर है? और इन तीनों में उसने अपना नाम शिलादित्य बताया। क्या बताया? अरे क्लियर है? पक्का? तो ये बहुत बड़ा कवि भी था, विद्वान था, दानवीर था। देखो, हर्षवर्धन अत्यंत लोकप्रिय शासक था। हर्ष महान दानी था, ब्राह्मणों को और भिक्षुओं को भोजन कराता था, सारी संपत्ति 4 साल में दान देता था, और ये भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। अब इसके बाद राजा महाराजा छोटे छोटे तो हुए, इतना बड़ा हिंदू सम्राट अब भविष्य में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब जब हम ये हर्ष पढ़ रहे हैं और इसके बाद छोटे छोटे राजा आएंगे, इसी समय अरब में इस्लाम धर्म की स्थापना हो चुकी है। काय की स्थापना? अरे क्लियर है? और अब वहां से आक्रमणकारी भारत आएंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? देखे, हर्षवर्धन के भगवान शिव के उपासक थे, लेकिन ये हुएनसांग के मिलने के बाद ये बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। अच्छा देखो, फिर वही बात, हर्ष ने किसी के धर्म को किसी तरीके से छेड़खानी नहीं करी। उसे बौद्ध बनना था, बौद्ध बन गया, हिंदुओं को किसी तरीके से परेशान नहीं किया। इसलिए हर्ष का शासन भी बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया। ये उदाहरण है कि जब जब राजनीति में धर्म आड़े नहीं आया, तब तब साम्राज्य ने विस्तार किया है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? और लोग, वहां की जनता कैसी रही? सुखी। देखो, नालंदा विश्वविद्यालय महायान, यहां पर बार बार चर्चा आ रही है। प्रसिद्ध विद्वान थे राजकवि बाणभट्ट, मतंग, दिवाकर, मित्र और मयूर। देखो देखो, कौन कौन? बाणभट्ट के बारे में तो कौन पढ़ चुके? हाँ ना? अच्छा, एक ये मयूर जो है, इनके बारे में एक कथा प्रचलित है कि इनने एक काव्य लिखा था और इनकी पुत्री बड़ी सुंदर थी, तो इनने अपनी पुत्री पर ही काव्य लिख डाला था, और पुत्री का वर्णन, सुंदरता का वर्णन इस तरीके से किया था जैसे कोई नायिका का वर्णन करता है। अतः कहानी प्रचलित है कि इस पाप के कारण, अपनी पुत्री को नायिका के समान वर्णन करने के कारण इन्हें कोढ़ हो गया था। ठीक है? और इस रोग से बचने के लिए अब उस समय कौन से भगवान की ज्यादा पूजा होती थी? सूर्य। हाँ या ना? अतः इनने सूर्य भगवान के लिए 100 श्लोक लिखे थे। कितने श्लोक? और बार बार उसका अध्ययन किया था, तब जाकर इनका ये रोग ठीक हुआ था। तो उस समय से सूर्य भगवान के लिए 100 श्लोक। क्लियर है? चलिए अभी आते हैं, पूरी कहानी आएगी बाणभट्ट के बारे में। इनने हर्षचरित लिखा और कादंबरी लिखा। क्लियर है? चलिए, हर्षचरित के अनुसार हुएनसांग, इसके बारे में हम आपको बता चुके। भैया यहां पर 1 आध साल का आपको अंतर हमेशा मिलेगा। कई किताबों में 629 मिलेगा, कई किताबों में 630 मिलेगा। हाँ या ना? लगभग 15 वर्ष से भारत में रहा, 645 में लौट गया। वापस लौटकर उसने सीयूकी नामक पुस्तक में भारत का विवरण लिखा। हाँ या ना? इसी का अगर यह पूछा जाए कि सीयूकी कौन ने लिखी, सीयूकी वर्ड है चीनी, और इसी का हिंदी वर्ड है भारत का विवरण। पुस्तक का नाम क्या है? देखें, या तो राजकुमार, देखो यात्रियों का राजकुमार, कौन को? नीति का पंडित, नीति का, और शाक्य मुनि। क्या? शाक्य मुनि क्या बौद्धों को कहा जाता है? शाक्य मुनि आपको याद है, भगवान बुद्ध को भी शाक्य मुनि कहा गया? नहीं कहा गया? अरे कहा गया है।
तो हेमचांद किसके दरबार में आया? हर्षवर्धन के। शॉर्ट में कहें तो हर्ष के। अरे क्लियर है? कहां का यात्री था? चीन का था। भारत कब आया? 630 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी। भारत से कब गया? 645। है ना? शिक्षा कहां प्राप्त करी? नालंदा। पुस्तक कौन सी लिखी? ओके, देखें, मैंने अध्ययन करने बहुत ग्रंथों को संग्रह करने आया था। देखो फिर वही बात, अभी 630 629, ये 1 साल का डिफरेंस आपको मिलेगा। चलिए, मयूर प्रसिद्ध कवि था। पुत्री की सुंदरता का वर्णन करने गण से खुश शुरू हो गया। इसने बाद में सूर्य भगवान की स्तुति में 100 श्लोकों का सूर्य शतक लिखा। क्या लिखा? और ये सूर्य शतक पूछा जाता है कि सूर्य शतक नामक पुस्तक कौन ने लिखी? मयूर ने। कौन ने? अरे क्लियर है? देखें, हर्ष की मृत्यु के पश्चात भारत की अखंडता समाप्त हो गई। फिर वही छोटे मोटे राजा फिर आ गए। अब देखो, चीन से आने वाले यात्री देखो जरा ध्यान से, बात देखो जरा। हेनसांग, फाहियान, हाँ ना? हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में, फाहियान। अरे क्लियर है? अब भविष्य में आएगा इत सिंह, बताएंगे आपको। समझ में आ रही है आप? तो अब हमने देखो जरा, एक जगह सारी चीजें नहीं पढ़ाई आपको, हमने रटवाई नहीं आपको, एक एक करके हमने सारे के सारे आयुर्वेद वाले विद्वान कवि उनके ग्रंथ याद होते जा रहे? नहीं हो रहे याद? हो रहे हैं। अब देखो बहुत बड़ी बात, अब भारत, फिर वही बात। अब यहां से क्या होगा? चीन में दूध भेजने वाले शासक एक हर्षवर्धन ने अपना भेजा था, फिर यशोवर्मन ने छोड़े। अब कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज की सीट खाली हो गई। क्यों? अब हर्ष का साम्राज्य जाता रहा। फिर छोटे मोटे राजा, अब कहां से? अब देखो जरा, जहां आपको पढ़ना है, ये देखो आप, ये दिख रहा आपको? नहीं नहीं, वही चित्र निकालो, वही वाला, ये नीचे वाला। हाँ, ये देखो आप, ये यहां से ये वाला एरिया एक वंश, ये वाला एरिया दूसरा वंश, और ये वाला एरिया तीसरा वंश, नीचे तक। सुनना, अब इन सब की नजर है कन्नौज पर। पाटलिपुत्र नहीं, पहले सबकी नजर कहां थी? आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? अब सबकी नजर कहां है? बोलो यार। और तीनों राजा आपस में, अब देखो जरा, यहां पर गुर्जर प्रतिहार मूल रूप से, यहां राजपूत राजाओं का ये वाला एरिया जो है, ये राजपूत राजाओं का एरिया है। ये पूरा बुंदेलखंड, मालवा, गुजरात, यहां राजपूत राजा है। इस तरफ आ जाओ, ये पाल वंश है। कौन सा वंश है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा। अब नीचे आ जाओ, राष्ट्रकूट राजा है। कौन से राजा है? आवाज नहीं आ रही है? यहां पर नीचे राष्ट्रकूट राजा है। देखो, अब इसको मिटा दे रहे, ये वाला एरिया, ये दक्षिण, ये राष्ट्रकूट राजा है। कौन है? आवाज नहीं आ रही है? अब राष्ट्रकूट राजा हैं, और दक्षिण में ये देखो चालुक्य हैं। देखो, देखो,
दक्षिण में आ जाओ, जो चालुक्य हैं, यहां देखो जो चोल राजा, और जे रहे पल्लव। सो इनके बारे में, चालुक्य के बारे में, पल्लव के बारे में, उच्चोल, ये दक्षिण भारत में हमें पढ़ना है। नहीं आ रही बात समझ में? राष्ट्रकूट राजा कहां तक दोनों राजाएं हैं? ऊपर तक। आया ना? दक्कन सुन रहे हो? ये पूरा दक्कन देखो। अब यहां आ जाओ राजपूतों में, जो देखो राजपूत राजाओं में, देखना राजपूत राजाओं में अगर हम देखें तो गुजरात में चले जाओ सो प्रतिहार, आया ना? बुंदेलखंड में चले जाओ तो चंदेल, क्या? अरे क्लियर है? अगर हम उज्जैन तरफ जाएं तो परमार, क्या? अरे क्लियर है? यहीं पर एक और है चालुक्य, कौन है? नीचे के चालुक्य अलग हैं, और यहां पर भी एक चालुक्य हैं। तो देखो यहां पर प्रतिहार वंश, कौन? और इन्हीं प्रतिहारों के रिश्तेदार हैं चौहान, कौन है? अरे क्लियर है? और इन्हीं की जाति रिश्तेदार हैं गढ़वाल, कौन है? क्लियर है? और इन्हीं के रिश्तेदार हैं तोमर, कौन है? ये पूरे राजपूत राजा है। प्रतिहार हैं, चंदेल हैं, परमार हैं, चालुक्य हैं, गढ़वाल हैं, और तोमर, चौहान, कौन? अरे क्लियर है? ये सब यहां पर हमें बुंदेलखंड में पढ़ना है। अब ये वाला एरिया कौन सा? यहां दिल्ली से लेकर यहां गुजरात तक, ये मध्य प्रदेश पूरा, मालवा पूरा, तो यहां पर हम राजपूत शासक पढ़ेंगे। नहीं आ रही बात समझ में? पहले पता होना चाहिए, तो हम प्रतिहारों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें सबसे वजनदार है प्रतिहार, और जो सब अपने नीचे दबाए हैं कौन को? चंदेल इनके सामंत हैं, चौहान इनके सामंत हैं, चालुक्य इनके सामंत है, परमार इनके सामंत है, चौहान इनके सामंत है। तो बॉस कौन है? आवाज नहीं आ रही है? लेकिन बीच बीच में सामंत दम मार रहे हैं कि हम भी राजा, फिर लड़ाई हो रही है। नहीं आ रही बात समझ? तो चौहानों की लड़ाई प्रतिहारों से, फिर थोड़ी दिन बाद गढ़वालों की लड़ाई चौहानों से, चालुक्यों की लड़ाई चौहानों से, आपस में लड़ रहे। इधर से कौन वंश? पाल वंश, कौन? अच्छा, एक तरफ इनका खानदान आगे बढ़ेगा राजपूतों का, एक तरफ खानदान बढ़ेगा राजपूतों का, और एक तरफ बढ़ेगा, और जो जो गद्दी संभालते जाएंगे, एक राजा, दो राजा, तीन, आगे बढ़ते गए, इनका खानदान आगे बढ़ रहा और इनका खानदान आगे बढ़ रहा, और जे आपस में कई के लिए लड़ेंगे? कन्नौज के। और जब भी लड़ेंगे और यहीं से आ जाएंगे मुसलमान। मोहम्मद बिन कासिम, सुन रहे हो? फिर आ जाएगा मोहम्मद गौरी, हाँ ना? तो अभी हम ये पहले हम पढ़ लें कि भारत में कैसी स्थिति है। अब तकरीबन 600 में आ गए हैं, सन लगभग 600 आ गया है, और 600 के बाद क्या आने वाला है? 700 आने वाला है, और लगभग 500 खत्म होने के बाद 600 शुरू होने तक वहां पर अरब में इस्लाम धर्म की स्थापना हो चुकी है, और मोहम्मद पैगंबर साहब के जाने के बाद अब वहां पर राजा बनेंगे, और वो राजा आक्रमण करेंगे भारत की ओर। तो अभी आपको कहा यहां पर प्रतिहार वंश बनना है, तो अब बार बार आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कहा सर अब ही पढ़ा रहे थे प्रतिहार, अब ही पढ़ा रहे पाल वंश, फाइनल तो बताओ शासन है कौन का? नहीं, लोग हिस्ट्री पढ़ा देते हैं। मैंने कई लोगों को देखा, उन्होंने पढ़ा दिया राष्ट्रकूट वंश, फिर थोड़ी एक चालुक्य राजा था, स्टूडेंट पूछता सर फाइनल था कौन? अब
पहले नंबर ये नक्शा क्लियर होना चाहिए कि भैया इस एरिया में पूरे राजपूत थे, यहां पर पाल वंश के, और यहां पर बंगाल में एक वंश आएगा सेन वंश। कौन आएगा? अरे क्लियर है? यहां पर बंगाल वंश का एक राजा, सेन वंश का एक राजा आएगा। सुन रहे हो? लक्ष्मण सेन, इतना वीर कि जब मुसलमानों का एक सामंत या उनका कारिंदा बख्तियार खिल्ली, बख्तियार नाम था उसका, खिल्ली ने, वो आएगा बंगाल, वो इतना ज्यादा आक्रमणकारी हो गया कि वो घमंड में भूल गया कि हमारी सेना कहां पीछे रह गई। वो दौड़ता 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 सीधा राजा के महल में घुस गया। अब चाहता तो अब उसकी मृत्यु बिल्कुल करीब थी, उसको कत्ल कर दिया जाता, लेकिन उससे डरपोक राजा था। उसने जैसे ही देखा कि महल में, वो पहले भाग दिया। उसने कहा ये सही है यार, नो डाउट, सीधा आंसर। उसने कब्जा ठोक दिया बंगाल पर। तो एक से कहानियां तुम्हें मिलेंगी, समझ में आ रही है? आपको सब बड़ी अच्छी कहानियां मिलेंगी कि ऐसे ऐसे राजा भी हुए कि जो ने ये भी नहीं देखा कि इसकी सेना आई कितनी है, वो पहले ही भाग गए, उनको राज ऑटोमेटिक मिल गया। तो कई सारी कहानियां यहां पर मिलेंगी, लेकिन अभी हाल ये चीज आपको अपने दिमाग में रखना है। हाँ या ना? क्या है ये? नक्शा। इसमें यहां पर ये उत्तर वाला पूरा भाग, आप भारत का नक्शा भूगोल में पढ़ा होगा आपने। यहां गुजरात है, ये राजस्थान वाला एरिया, मध्य प्रदेश वाला एरिया, मालवा वाला एरिया, दिल्ली वाला एरिया। दिल्ली में पहले शासन था तोमरों का। किनका? तोमरों को हटाया चौहानों ने। कौन ने? अरे क्लियर है? मालवा में है परमार, गुजरात में है प्रतिहार, वो प्रतिहार के साथ चालुक्य। चालुक्य 3 प्रकार के हैं भैया, यहां भी चालुक्य हैं और 2 नीचे चालुक्य हैं। समझ में आ रही बात? देखो एक ये लिखा पूर्वी चालुक्य, एक यहां मिलेंगे आपको चालुक्य नीचे। तो यहां पर ये राष्ट्रकूट वंश है, सुन रहे हो? अब एलोरा और अजंता ये महाराष्ट्र में है, तो एलोरा और अजंता का निर्माण कराएंगे राष्ट्रकूट। कौन कराएंगे? अरे बोलो यार। अगर इस एरिया में कोई निर्माण होगा तो वो कराएंगे राजपूत राजा, निश्चित तौर पर। और अगर इस एरिया में कोई निर्माण होगा तो कराएंगे पाल राजा। कौन कराएंगे? नहीं कराएंगे। अगर नक्शा क्लियर है और आपने कहा यार सर महाराष्ट्र के आसपास चीजें हैं ये, तो शासन किनका है? नहीं है। अरे बोलो यार। अरे क्लियर है? एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, हाँ या ना? तो ये चीजें राष्ट्रकूट राजाओं के अंडर में आएंगी। अब यहां पर मालवा में चले जाओ, है ना? कल आपने एक बाघ की गुफाएं बनी थी, कहां? धार में, बौद्ध धर्म संबंध थी। कौन ने बनवाई थी? गुप्त साम्राज्य बनी थी, क्या नहीं बनी थी? अरे क्लियर है? और एलोरा, अजंता, है ना? क्योंकि ये पुराने समय की हैं। उस समय ये वंश नहीं थे। उस समय पूरे भारत पर किसका राज्य था? गुप्त। समझ में आ रही बात? भारत ऐसा टुकड़ों में नहीं था। एक अशोक के समय पूरा भारत एक था और एक गुप्त साम्राज्य के समय भी भारत पूरा एक था। क्लियर? अब बताइए आपको हिस्ट्री समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है या नहीं आ रही है? पक्का? अरे क्लियर है? और अगर ये नक्शा समझ में आएगा तो आपको 1857 की क्रांति और 1900 के लगभग जो युद्ध हुए, जो क्रांतियां हुई, अनुशीलन समिति, कहीं होम रूल लीग आंदोलन, ये सारी चीजें नक्शे पर आपको क्लियर रहेंगी कि हाँ यहां ऐसा हो रहा है। समझ में आ रही है आप? हमें ऐसे आजादी मिली होगी तो आपको बिल्कुल नक्शा क्लियर। ये नक्शा क्लियर है? एक पेन से आउटलाइन नजरी नक्शा बनाओ, नजरी नक्शा।